सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं अपने न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाती हूँ और किस तरीके से न्यूज़पेपर से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हूँ कि ताकि मैं यूज़ कर सकूँ अपने आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, तो देखो, पहली बार न्यूज़पेपर को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डेली एडिटोरियल एनालिसिस चैनल्स पे यूट्यूब पे बहुत अपलोड होते हैं। आप स्टडी आईक्यू का देख सकते हो, आप ओनली आईएएस का देख सकते हो, आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में देख सकते हो। ये तीनों ही अच्छे क्रिस्प मटेरियल डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको इफ हैबिट डेवलप हो जाएगी कि मटेरियल में से ये न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आते हैं या फिर जो रिलेटेड न्यूज़ आती हैं उनमें से हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। प्लस आप अपने साथ सिलेबस साथ में रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, मैंने भी अपने लिए एक सिलेबस का पूरा प्रिंट आउट नहीं, मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग का लिखा है क्योंकि जब मैं प्रिंट आउट देखती हूँ तो मैं अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ चीज़ों को। मैं खुद अपने हाथ से लिखती हूँ तो वो बैक ऑफ द माइंड में लिख जाता है कि हाँ, ये कुछ मैंने लिखा तो था सिलेबस में, क्योंकि ऐसे ही रीड करेंगे तो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, एनालाइज नहीं हो पाता। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा, आई थिंक बहुत टॉर्न हो चुका है, फट चुका है ये पूरा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको यूज़ करते करते मुझे तो। और मैं दूसरा भी नहीं बना सकती क्योंकि इससे मुझे फील आता है। पूरे डिमार्केट करके मैंने लिखा हुआ है। GS1 GS2 में ये टॉपिक्स हैं, GS3 में है, इथिक्स के ये टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से आप एक सिलेबस अपने हैंड से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बिकॉज अगर हम अपने हैंड से लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, ये टॉपिक हमने लिखा था तो ये रिलेटेड है। और प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस का एनालिसिस लेके आऊँ, कि सिलेबस को समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग, मैं भी जब आई थी मैं भी नहीं समझ पाई थी सिलेबस में एक्चुअली बोल क्या रहा है। बहुत सारा कि कहते हैं ना, अंडर द सन है सब कुछ, बट नहीं, सिलेबस भी एक तरह के डिमार्केटेड है। मेंस का सिलेबस अच्छे से डिमार्केटेड है तो आपको उसको भी अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तभी आपका एनालाइज हो पाएगा। तो अब मैं इस सिलेबस से लिंक करके करंट अफेयर आपको बताने वाली हूँ कि अगर मैंने ये करंट अफेयर एडिटोरियल में देखी तो मैं कैसे उसको लिंक करती हूँ कि ये हमारे मेंस के सिलेबस के लिए और प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उससे। तो एक अपने इन्वायरमेंट में टॉपिक है, अगर आप देखेंगे, आप GS1 का जब टॉपिक निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें लास्ट में लाइन लिखी हुई है। अगर आप सिलेबस लेके बैठे हुए हैं तो आप उसको ओपन कीजिए। उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए, इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। ठीक है, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। मतलब अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में या फिर हमारे इंडिया में अगर कोई ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, वाटर बॉडीज में, आइस कैप में, फ्लोरा एंड फोना में, और उसके इफेक्ट क्या है, उन चेंज में फोकस करना है। तो अब इससे एक न्यूज आई थी, आप 8 अगस्त का न्यूज़पेपर जो हमारा एडिटोरियल में आया था तो उसको आप निकाल के देखिए। उसमें एक आर्टिकल आया हुआ था अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ और इनके चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमें स्टैटिक पार्ट में ये आप जब पढ़ेंगे तो इसको आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर आप बुक्स लेंगे कोई भी तो उसमें भी आपको, जैसे शंकर आईएएस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी पूरा दिया रखा है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो आपको आया, अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ ये तो एक इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फ्लोरा फोना है, तो आपको स्टिक करेगा दिमाग में, हाँ, इसके बारे में पढ़ना है। तो आप ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने इसमें देखी ग्रेट बैरियर रीफ, पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा, पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोरल्स, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स। फिर उसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंस लिखा है कि ग्रेट बैरियर रीफ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि ये पहले तो कितनी एरिया में फैला हुआ है, 2300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं। ठीक है, फिर मैंने इसकी इंपॉर्टेंस लिखी कि इसमें 400 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कोरल्स है, 1500 स्पीशीज ऑफ फिश है, 4000 टाइप्स ऑफ मोलस्क है। तो मैंने इसकी पहले इंपॉर्टेंस रखी है। अब इकोनॉमिक वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंस है वो इस आर्टिकल में दी रखी है। देखो, अगर आप स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे तो उसमें बस अब कोरल्स कैसे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, उन पे कौन सी एल्गी पाई जाती है, ये मिलेगा। लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको एडिटोरियल से ही मिलेंगे। फिर इसके बाद अब देखो,
मेराइन लाइफ सपोर्टेड बाय रीफ्स फर्दर फ्यूज ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो कोरल है फिशिंग इंडस्ट्री को फ्यूल करते हैं। तो अगर आपको आ जाए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल्स, कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, तो आपको हाँ ये फिशिंग को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए फिशिंग को कैसे सपोर्ट करते हैं। ये 2.7 ट्रिलियन इन एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करती हैं। समझिए 2.7 ट्रिलियन। ओ गॉड, हमारी इंडिया की इकोनॉमी हमारी अभी तो इंडिया की इकोनॉमी एक्सपायर कर रही है कि हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें, है ना। और इसमें देखिए 25% ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ 1% ऑफ एरिया, समझ रहे हो, 1% ऑफ सी फ्लोर में 25% ऑफ मैराइन डाइवर्सिटी। तो अगर आपको स्टिक करा तो हाँ आपको कहीं हाँ इसे नोट डाउन करना चाहिए, ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप पहले इसका एडिटोरियल निकालना, आर्टिकल निकालना न्यूज़पेपर से, उसको रीड करना, फिर मेरे नोट से देखना। ये मैंने, अगर आपको चाहिए तो देख लेना, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करे जाते हो, किस तरीके से स्टैटिक को करंट अफेयर को लिंक किया जाता है। थ्रेट्स ऑफ कोरल्स उसमें दिए गए थे कि क्या थ्रेट्स हैं कोरल्स को अभी इन प्रेजेंट टाइम्स में, क्लाइमेट चेंज से क्या थ्रेट हो रहे हैं, साइक्लोन से उन्हें थ्रेट हो रहे हैं, है ना, हीट स्ट्रेस से उन्हें थ्रेट हो रहे हैं, ठीक है, और सेंसिटिव है बहुत ज्यादा अगर वाटर की थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है। तो आप लिख सकते हो कि अगर इनमें कोई इफेक्ट हो रहा है, क्या ऑलरेडी डिमार्केटेड किया गया ना हमारे सिलेबस में, इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, तो हमें इनके इफेक्ट्स पता होना चाहिए कि इनके चेंजेस के साथ हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यार जब 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को प्री कोविड टाइम्स में ये 400 बिलियन रुपीज दे रहे थे एनुअल। तो आप सोच सकते हैं 60,000 पीपल को ये जॉब दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कोरल्स हमारे लिए। तो क्लाइमेट चेंज से ये इफेक्ट हो रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि कैसे इफेक्ट्स हो रहे हैं, इफेक्ट्स क्या है, क्यों चेंजेस इनके इफेक्ट्स करने से क्या। तो इस तरीके से हमको अपने एडिटोरियल आर्टिकल्स को इनको रिलेट करना है, ठीक है। तो मैंने सब व्हाट हैपेंस टू कोरल इन हीट स्ट्रेस, ये आप देख सकते हैं साइड में आ रहा है, ये भी आप इस तरीके से अच्छे से लिख सकते हो। फिर इनको आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है, जिससे कि आप जब आंसर लिखे तो तुरंत स्टिक माइंड में कर जाए, ठीक है। तो सुबह का टाइम जब भी आपको लर्निंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है, सुबह नाइट, कुछ लोगों की सुबह होती है, रात में होती है, तो उस टाइम जल्दी से इन नोट्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। क्या है, और कोरल रीफ्स ना कि एनवायरमेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि साइंस एंड टेक की कैसे मैं लिखती हूँ। देखो एक मशीन लर्निंग पे एक मतलब आया था एडिटोरियल है का आर्टिकल। तो अब आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या मशीन लर्निंग, ठीक है। एक मशीन लर्निंग, मैंने भी एक ब्लॉग बनाया था, उसमें भी थोड़ा सा बोला था, ज्यादा नहीं बोला था। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एआई। आप देखिए नोट में मैंने किस तरीके से नोट प्रिपेयर किया। मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए हमने एक्सट्रैक्ट क्या करना है न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एआई दैट अलाउज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू बिकम मोर एक्यूरेट एट प्रेडिक्टिंग आउटकम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो। तो उनको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड नहीं किया जाता है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से काम करना है, बट वो एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट्स देते हैं। हमने कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू कुछ फीड कर दिया उनके थ्रू कि अगर आपको बोले A+B तो आपको C आंसर देना है, अगर आपको A+B+C+D बोले तो आपको ये आंसर देना है। तो वो जो न्यूरॉन्स जैसे हमारे दिमाग में सिग्नल्स डेवलप होते हैं, उस तरीके से ये मशीन लर्निंग वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यूज करना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हम मशीन लर्निंग के बारे में जाने, क्योंकि अब इसमें आता है हमारा ये मेंस का सिलेबस हाथ में कि हमें मशीन लर्निंग ही पढ़ना है। कैसे पता, अब देखिए, आप जब जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे, जो लास्ट में लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। अगर अब मशीन लर्निंग का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो इसमें भी दिया गया है, बिकॉज इट गिव्स इंटरप्राइज अ व्यू ऑफ ट्रेंड्स इन कस्टमर बिहेवियर। अब इसका एग्जांपल देखो मशीन लर्निंग का। देखो जब आप फेसबुक या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, कुछ सर्च किया, यूट्यूब पे हम जैसे कि वीडियो, आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है, फिर रात में जब दोबारा से आप यूट्यूब खोलेंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, तो आपको मेरे जैसे ये रिलेटेड वीडियोस दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो एक टाइप ऑफ एआई प्रोग्राम्ड सेट है कि अगर किसी ने ये बोला तो एल्गोरिदम सेट है कि अगर किसी ने ये देखा तो उसको उसी तरीके की वीडियो रिकमेंड करने हैं। तो ये होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अब इफेक्ट आ रहा है हमारी एवरीडे लाइफ में, तो इसी के लिए हमें मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये है, इस तरीके से हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिलेट करना है कि कोई अगर हमारे क्या जो एप्लीकेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारी इंडिविजुअल जिंदगी में असर कर रही है कि नहीं कर रही, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रोबोटिक्स हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, ये बहुत इनके एप्लीकेशंस है, तो हमें इनको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं कुछ ही बता रही हूँ, इंडिविजुअल मैं हर एक टॉपिक का नहीं निकाल रही हूँ, मैंने 4-5 टॉपिक निकाल के रखे हैं, मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर पाओ। अब इंटरनेशनल का टॉपिक था, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक था कि जो अभी चाइना का 1 बेल्ट एंड वर्ल्ड रोड इनिशिएटिव बन रहा है, ठीक है, तो उसमें इंडिया के क्या कंसर्न्स है वगैरह, वो बहुत एडिटोरियल आ रहे थे। तो उसमें एक एडिटोरियल आया था कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान, इंडिया और जो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए बना रही है, मतलब इंडिया उसमें पार्ट लिया है एग्रीमेंट में, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें पार्ट लिया है इंडिया ने, तो उसमें इंडिया की क्या रोल है, क्यों इंडिया ने पार्ट लिया, इंडिया को क्या इससे बेनिफिट्स होगा, तो ये अब इसको देखिए ऑलरेडी डिमार्केटेड है सिलेबस में। अब मैं आपको इसको सिलेबस में दिखाती हूँ। आप आईआर का जब टॉपिक जीएस पेपर जब 2 निकालेंगे, है, आप जीएस पेपर 2 में जो लास्ट में है आईआर का सिलेबस दिया गया है, उसमें देखिए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, बायलेटरल एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये दिया रखा है। तो हमें पता चल गया अच्छा इंडियन एग्रीमेंट क्या है, तो इसमें इंडिया का इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे इसमें इंडिया में, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है इसमें इंडिया का। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया है, जो बना उसमें एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इंडिया, ईरान और रशिया ने ट्राइलेटर एग्रीमेंट किया है, ठीक है, यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस में ऑन ट्रांसपोर्ट इन 2000 में इस ट्राइलेटर एग्रीमेंट हो चुका था, ठीक है। तो इसमें इंडिया की इंपोर्टेंस क्या है, क्यों इंडिया के लिए ट्राइलेटर एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए अगर ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जब ये पूरी तरह फुली फंक्शनल हो जाएगा तो ये फ्राइट कॉस्ट, मतलब सामान ले जाने का जो पैसा लगता है उसको 30% रिड्यूस कर देगा और टाइम 40% रिड्यूस कर देगा। तो सोचिए इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। हमें स्विच कैनाल के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लिंक करने के लिए या फिर उनसे कनेक्ट करने के लिए, हम तुरंत यहाँ से लिंक कर जाएंगे। और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो जो छाबार पोर्ट इंडिया ईरान में उसमें डेवलप कर रहा है, साथ में छाबार पोर्ट जो इंडिया बना रहा है साथ में ईरान के साथ मिलकर, जो रेल कनेक्टिविटी इंडिया बना रहा है, रेल कनेक्टिविटी का नाम है छाबार जहेदिन रेलवे लाइन, जो 500 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। तो वहां से छाबार पोर्ट से इधर ही ग्वादर पोर्ट है, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव का चाइना को, उधर ही छाबार पोर्ट है, ठीक है। तो इनको इनकी जो इन्फ्लुएंस है इसको इंडिया थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि साइड में ही छाबार पोर्ट है और इंडिया डायरेक्ट जैसे ये जो अपना 1 बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया जो चाइना इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो छाबार के थ्रू इंडिया अपना प्रेजेंस बना सकता है इस सेंट्रल एशियन के कंट्री, क्योंकि अभी वो उसने अफगानिस्तान को भी कनेक्ट कर लिया है, इसमें कर लिया है ना। हमारा जो पार्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन, वहां से जो ये रोड पास कर रहा है बिना इंडिया से पूछे हुए अफगानिस्तान को भी उन्होंने पार्ट कर लिया है। तो इंडिया का कंसर्न है इसमें। तो इंडिया अगर इस तरीके से नेक्सस पूरा डेवलप कर लेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, तो ये चाइना का कुछ इन्फ्लुएंस हद तक रिड्यूस कर सकता है। तो यही है कि इसमें क्या है। अब इसमें मैंने देखो जो ग्रीन पेन से हाईलाइट किया, ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसमें देखिए मैंने बोल दिया कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंस लिखी है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया विल हैव एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया थ्रू दिस पोर्ट, ठीक है। अब नीचे फॉर इंडिया INSTC अचीव सेवरल थिंग्स ऑल एट वंस। अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंस लिख दी कि अगर हम आ जाए, अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द व्हाई इंडिया हैज साइंड दिस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसमें 4-5 पॉइंट्स आ गए, तो मैं करेक्ट टिक कर सकती हूँ, उसमें हमें पता होना चाहिए। अगर मेंस के भी टॉपिक आ गया कि व्हाट स्टेप इंडिया हैज टेकन टू दिस रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर द इंडियन ओशियन और टू और या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन दिस रीजन, क्या स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने, तो हम इसको इन पॉइंट्स को वहां पे लिख सकते हैं। अब
इसमें पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया कैन नाउ बाईपास पाकिस्तान टू एसेस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। अब ये पॉइंट एकदम से क्लिक नहीं करेंगे हमारे पास। अगर मैंने नहीं पढ़ा ये ट्यूटोरियल तो मैं जस्ट करूंगी हाँ इससे क्या होगा, बस चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसका इन्फ्लुएंस रिड्यूस कर देंगे। नहीं, हमें अफगानिस्तान को एसेस मिलेगा बाईपास चाइना को करके। अरे ये जो एडिटोरियल लिख रहे हैं ये कोई आम लोग नहीं है, ये आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो हमें इनके पॉइंट पता होना चाहिए। हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते अभी, वी आर जस्ट ग्रेजुएट्स, तो हमें इनके पॉइंट पता होंगे तो हम लिख सकते हैं। फिर INSTC कैन शेप ए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट कैन complement the east-west axis of the China-led Belt and Road Initiative (BRI). अब ये लैंग्वेज देखिए इनकी, हम क्या लिखेंगे, इट कैन रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया एंड इट कैन रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर द रीजन। नहीं, हम क्या लिखेंगे, INSTC can shape a north-south transport corridor that can complement the east-west axis of the China-led Belt and Road Initiative। देख रहे हैं, इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर कोई लाइन अगर उसमें उस तरीके से लिखी हुई है तो हमें उसको इस तरीके से ही अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जब हम जाके वहाँ आंसर राइटिंग करेंगे ना तो बहुत ही बेकार हो जाने वाली है। तो अगर हमें ये सब रहेगा तो हमें यही पॉइंट स्टिक करेगा तो हम अच्छे से जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी है वो अच्छी से रहेगी। ठीक है, तो इंडियाज फंडिंग रोल इन बोथ INSTC एंड द क्वाड एग्जाम्पलीफाई इट्स डिपार्चर फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि in nowadays situation India's that global policy has not shifted from alignment non alignment to multi alignment। एक लाइन आ गई, तो इसमें हमें बताना है कि पहले नॉन अलाइनमेंट था, ना हम रशिया के साथ जाना चाह रहे थे जो एक पोल था कोल्ड वार के टाइम में, ना हम USA के साथ जाने वाले थे, तो हमने नैम बनाया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब हम क्वाड का भी मेंबर है। ठीक है, अब हम SCO का भी मेंबर है। ठीक है, अब हम चाबार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और पैसिफिक ओशन में साथ में भी हैं USA के साथ टू काउंटर चाइना। तो इंडिया का रोल रशिया के साथ भी चल रहा है, हम उसका ऑयल भी खरीद रहे हैं। ठीक है, और वहीं हम USA के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये इंडिया का रोल नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। तो इसके हमें एग्जांपल्स देने होंगे, तो जो एडिटोरियल्स में आएंगे, अब एक हमें सिर्फ यहाँ से एक थॉट मिला है तो हमें पता चल सकता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमें अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से ही हमें करंट अफेयर को अपनी आंसर राइटिंग से जोड़ना है, करंट अफेयर से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने साइड में सारे अपने नोट्स दे रखे हैं। अगर आप लोग को चाहिए मेरे नोट्स कि मैं अपने नोट्स पुटअप करूं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स अपने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने इस वीडियो में समझाया है, जो आपको एक्सप्लेन किया है, मैं उसके नोट्स नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आपकी स्टडी में इससे कुछ एनहेंस होगा, इससे आप कुछ डेवलप कर पाएंगे अपने नोट्स अच्छी तरीके से। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो thank you guys for watching my channel and thanks for watching my video.